हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्ते सबको, शुभ संध्या। ऑडियो वीडियो बताएं मेरी क्लियर है, आवाज आ रही है, मैं दिखाई सुनाई दे रही हूँ। गुड इवनिंग, ऑल क्लियर। ओके, गोविंद गोविंद न्यू स्टूडेंट है आज हमारी क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लियर है? ओके। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपके? कैसी चल रही जिंदगी? नमस्ते। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया। चलिए जी, पढ़ाई शुरू करें। वेरी हैप्पी, वेरी गुड। अच्छी बात है, हैप्पी रहना सबसे बड़ी बात है ना। बहुत खराब चल रही मेघा की। हम्म। क्यों चल रही खराब? ये तो गलत बात है। खुश रहो भाई, आनंदित रहो, मजे करो। जिंदगी तो ऐसी चल रही है। अच्छा, आप अंकिता भी रोने लगी। चले, जिंदगी को ज्यादा सीरियस मत लें, चिल करें, खुश रहें, हैप्पी हैप्पी रहें, है ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर रात के बाद सवेरा होता है, हर दुख के बाद सुख आता है, ठीक है। तो वेट करें कि सुख आएगा। अगर दुखी भी चल रही है जिंदगी तो कुछ कुछ बात सोचकर टेंशन हो जाती है। टेंशन मत लें, सोचे मत ज्यादा। जितना आपके पास टाइम मिलता है वर्तमान में जिए और खुश रहें, ठीक है। वर्तमान में जीने का फायदा ये है कि आपको टेंशन नहीं होती फ्यूचर की। नमस्ते। और पास्ट की भी कोई टेंशन नहीं होती, है ना। तो प्रेजेंट में जीना शुरू करें, ठीक है। वर्तमान में जिएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुख है तो अब सुख नहीं आएगा, सुख जरूर आता है ना। और ज्यादा सीरियस नहीं लेना लाइफ को, ठीक है। चलें, पढ़ाई करते हैं। मोचीराम आज पढ़नी हमने कविता। स्टार्ट करें। हाँ, बिजी रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिजी मतलब अपने कामों में बिजी रहें, अपनी स्टडी में बिजी रहें और ध्यान मत दे इधर उधर की बातों को, है ना। शुभ संध्या। क्लास क्यों नहीं हो रही थी? कब नहीं हो रही थी क्लास? एक दिन तो मैंने छुट्टी की थी, दूसरे दिन छुट्टी थी आपको। सैटरडे को तो मैंने छुट्टी की थी और संडे की आपकी छुट्टी थी। उससे एक दिन पहले बीच में लाइट चली गई थी। यही हुआ है ना। लाइट मतलब क्लास के बीच में चली गई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं हो रही थी, क्लास कर रहे थे हम। चले, मोचीराम। इस कविता में कवि ने मोचीराम के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। कवि कहते हैं कि आदमी को अपनी सीमा एवं दायरा मालूम होना चाहिए। मोचीराम का जो काम है वह अपना काम बखूबी कर रहा है। उसकी फटे हाल जिंदगी में कुछ भी नया नहीं हुआ है। पीडीएफ नहीं डाली है, वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली मुझे फीवर हो गया था और
मैं सुबह भी डालने लगी थी, बट बहुत ही ज़्यादा फीवर, बॉडी पेन था और मैं उठ ही नहीं पाई। तो उस वजह से मैंने पीडीएफ नहीं डाली है। अभी क्लास के बाद कोशिश करती हूँ। फीवर अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा-सा बोलने लायक हूँ। तो अभी क्लास के बाद ट्राई करती हूँ ना पीडीएफ डालने का। ठीक है? तो वेरी, वेरी सॉरी। उसकी फटेहाल ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं हुआ है। वह जहाँ था वहीं है। यही उसकी सीमा है। धूमिल साधारण आदमियों के पास सिर्फ दया और करुणा लेकर नहीं उपस्थित होते, बल्कि उनके रोजमर्रा के संघर्ष का साक्षी बनते हैं। शो नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड होगी क्लास, देख लेना। उनकी विचार दृष्टियां बुनियादी लोगों के प्रति उनकी भावात्मक क्रिया प्रतिक्रिया को भी अंकित करती है। मोचीराम कविता में एक मोची के माध्यम से धूमिल एक साथ समाज के कई बुराइयों पर चोट करते हैं। एक ओर तो वे जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हैं, तो दूसरी ओर मध्यम वर्ग के झूठे आत्मगौरव और दिखावे की प्रवृत्ति को भी नंगा करते हैं। कौन सी कविता में? मोचीराम कविता में। ठीक है, ध्यान से। यहाँ पर मोचीराम कविता में एक मोची के माध्यम से धूमिल एक साथ समाज की कई बुराइयों पर चोट करते हैं। एक ओर वे जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हैं, तो दूसरी ओर मध्यम वर्ग के झूठे आत्मगौरव और दिखावे की प्रवृत्ति को भी नंगा करते हैं। साथ ही इसमें समाज के एक निचले स्तर के व्यक्ति का ऊहापोह भी दिखाया गया है। मोचीराम कविता में मोचीराम के बड़प्पन को और इसकी जीवन को आंकने वाली सूक्ष्म दृष्टि को उसकी शब्दावली में अंकित करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं? बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ध्यान देंगे। वैसे आगे कविता है पूरी। इस कविता के द्वारा धूमिल ने यह जताने की कोशिश की है कि कविता तथा कथित सभ्य और बुद्धिजीवी वर्ग की बपौती नहीं है, और ना ही कविता की भाषा पर किसी खास वर्ग का अधिकार है। ऐसा लिखते हुए वे कविता को छंद, लय और अलंकृत भाषा के प्रयोग के बंधनों से मुक्त करने की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। मोचीराम अलग अलग आदमियों की नियत एवं प्रकृति का खुलासा करते हैं। मोचीराम आज की भागदौड़ और अहंकार को बिंबित करता है। मोचीराम अपनी जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा, संघर्ष और चेतना और आत्मीयता का बयान करता है। धूमिल इस कविता के माध्यम से हर स्थिति और परिस्थिति में एक अदद आदमी के शख्सियत और स्वाभिमान को तलाशने की चेष्टा करते हैं। कविता पढ़ते हैं। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर। गुड इवनिंग रविंद्र, बहुत दिनों बाद आप आज आए हैं। ठीक है सब? कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से। एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं।
गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या हो गया भाई? पापा की तबीयत खराब है मेरी बहुत। भाई चला गया जॉब पर वापस, उसकी छुट्टी खत्म हो गई। मुझे बाइक चलाना नहीं आता। अरे तो टैक्सी कर लो ना। टैक्सी करके चले जाओ, उसमें क्या है। ज्यादा तबीयत खराब है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। गाड़ी मंगवा लो, गाड़ी कर लो, है ना। एक जूता है और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वह अक्लमंद है, ना वह वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उससे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, हुआ पिट्टो, घिस दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। ओफ बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है। कहा था? मौसम के नाम पर बिसोरता है, सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूरता है। ध्यान देना, पंक्तियां ध्यान से, है ना। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है, और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक आदत आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अरे तो किसी को बोल दो ना, आपके आस पड़ोस में कोई है नहीं क्या? टैक्सी वाले को ही बुला लो, या फिर अपने आस पड़ोस से किसी को बुला लो। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत की को ही ले लो। यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में रीझने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार झनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तो मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। ये वाली पंक्ति नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इनकार करता है। रुको रुको, अभी आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अभी सारे मीनिंग आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो। मेरे को एक बार कविता पढ़ने दो और ध्यान से। आप अभी अर्थ पे मत जाओ, अभी आप पंक्तियों पे जाओ, ठीक है। अर्थ अभी आपको समझाने वाली हूँ। पंक्तियां देखो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो।
जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख एक समझदार चुप। ये वाली जो पंक्तियां बता रही हूँ ये पूछी गई है, ठीक है। इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। अब आते हैं आगे अकाल दर्शन कविता। तो अकाल दर्शन को हम बाद में देखते हैं, पहले पीछे इसको देख लेते हैं ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी बट आपको समझा दूंगी पूरा, ठीक है। बच्चे और जॉइंट फैमिली के साथ स्टडी करना कितना मुश्किल होता है। ये तो सही बात है। और फिर भी करने वाले बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, है ना। और ये बाकी लोगों को सीखने वाली बात है कि जब तक शादी नहीं होती है पढ़ाई कर लो अच्छे से। मीन्स शादी से पहले स्टैंड हो जाओ, बोलने का मतलब ये है। फिर आराम से शादी करना। ओके। क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर भी अगर आप लोग मैनेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। रापी क्या होता है? जो मोची का एक एक औजार रहता है, मुझे बनाना नहीं आएगा वो। तो जिसके ऊपर वो क्या करता है, जूतों पे उसके ऊपर रख के जूते कील ठोकता है ना। वो कुछ ऐसा होता है। मेरी तबीयत, मुझे बुखार है। मोचीराम की कवि धूमिल। धूमिल जो अभी अभी तो देखा हमने इसका ये सारा। यहाँ पर तो देख पढ़ रहे थे हम इस कविता में, इस कविता के द्वारा धूमिल यहाँ पे है ना, सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल ने यह जताने की कोशिश की है, ये भी तो बता के गई थी यहाँ से मैं। चलो, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि रामपी से उठी आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो यहाँ पे कवि क्या वर्णन कर रहे हैं, नहीं देखी थी, अच्छा कोई नहीं। दवाई ली थी, हाँ सुबह ली थी दवाई, लेकिन अभी उससे कुछ आराम नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में और ले जाऊंगी। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है जो मोची है यहाँ पर, कि सच कहूं तो मेरी निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कि हाँ ये व्यक्ति अमीर है, ये व्यक्ति गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कैसे देखता है वो आदमी को? वो एक जोड़ी जूते को देखता है कि मुझे इसकी रिपेयर करनी है ना। मुझे एक जोड़ी जूते की रिपेयर करनी है जो मेरे सामने रिपेयर के लिए खड़ा है, मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है और जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है। मीन्स इंसान ही है ना। जूते रिपेयर करने वाला भी इंसान है, जूते पहनने वाला भी इंसान है, जूते बनाने वाला भी इंसान है। मतलब कि पेशे और जाति पे ना जाते हुए इंसान इंसान को देखे, है ना। जो जाति प्रथा पे मतलब ज्यादा विश्वास रखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि धूमिल ने जाति प्रथा पर भी चोट की है ना। तो जो लोग मतलब एक तो पेशे को इस नजर से देखते हैं कि ये पेशा छोटा है, ये पेशा बड़ा है ना। इस तरह से देखते हैं ना लोग, कि नहीं ये तो जो मोची का काम है ये बहुत घिनौना जैसा काम समझते हैं लोग। लेकिन वो कम से कम मेहनत तो कर रहा है ना। एक अच्छी बात है कि वो
एक मीन्स अपने हाथों से परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, किस नजर से देखते हैं मोची को, बहुत ही छोटी नजरों से। और जो मोची कह रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि हर एक व्यक्ति इंसान है। जैसा पहनने वाला जूता पहनने वाला इंसान है, वैसा ही जूता बनाने और रिपेयर करने वाला भी इंसान है। तो इसलिए काम जो है वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना। काम काम होता है, मेहनत मेहनत होती है, और कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये धारणा, ये विचार हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। इंसानियत से प्रेम करें, इंसान से प्रेम करें। जाती है कि जाती नहीं, हाँ। ये तो जब तक इंसान की सोच चेंज नहीं होगी तब तक नहीं होगा चेंज, है ना। अब इन लोगों की सोच एक्चुअली वैसी हो चुकी है। तो जैसा कि काम जो है वो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। काम कोई भी हो, काम करना चाहिए, अपने हाथों से परिश्रम करना चाहिए। यहां पर है, आगे देखते हैं। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बताते हैं। मतलब नवैयत मतलब कि अलग अलग प्रकार के आदमी होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की फितरत होती है, अपनी अपनी सबकी शक्ल होती है, अपनी अपनी शैली होती है। जैसा नीचे लिखा है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, मतलब अलग अलग, जिसमें बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, प्रकार रहते हैं। तो इंसान जो है वो एक जैसा नहीं होता है। हर एक इंसान अलग तरह का होता है ना। हर एक इंसान अलग अलग होता है, हर एक की अलग शक्ल है, अलग अकल है लोगों की, और अलग शैली है, अलग रहन सहन है, अलग बातचीत करने का तरीका है, सबका अपना अपना है ना। तो हर एक आदमी, मोचीराम के पास तो हर एक व्यक्ति आता ही आता है। तो वो अलग अलग क्या बताता है, उसकी नवैयत बतलाते हैं, प्रकार बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है, अपना अपना क्या लिखा है, मसलन एक जूता है। जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर। अब यहाँ पे कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो। मैं कहना चाहता हूं मगर ऐसी आवाज लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूं भीतर से। अब क्या होता है कि जो एक रिपेयर कराने जाता है ना जूता, है ना, वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं क्या हूं, एक बड़ा आदमी हूं, और मैं जूता रिपेयर करने जा रहा हूं एक छोटे से आदमी के पास, है ना। उसकी जाति को लेकर भी वो सोचता है, और दूसरा उसके काम को लेकर भी वो उसे तुच्छ जानता है। और खुद को वो क्या समझता है कि मैं क्या हूं, मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूं। अगर वो बहुत अमीर है तो वो उस जूते पे पैसा क्यों फूंक रहा है, मीन्स रिपेयर पे पैसा क्यों फूंक रहा है, उन जूतों को फेंक के नए क्यों नहीं ले लेता। क्योंकि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली है ना, जो कि ना ही निम्न वर्ग में आती है ना उच्च वर्ग में आती है, वो किस में आती है, मध्यम वर्ग में आती है, निम्न मध्यम वर्ग, है ना। निम्न मध्यम वर्ग में आती है, सेंटर में, बीच में, ना ही अमीर है ना ही गरीब है। अब देखो, जो जो तो गरीब है वो उनका स्टाइल अलग रहता है, क्योंकि उनको पता है कि हम गरीब हैं। तो इसलिए वो अपने आप को ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो है ही गरीब, वो दिखते भी गरीब ही हैं। जो उच्च वर्ग के हैं वो क्या करते हैं, वो वो अगर उनका थोड़ा भी जूता फट जाएगा तो वो उसको थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे, और वो दूसरा खरीद लेंगे। उनको कोई जरूरत ही नहीं मोचीराम के पास जाने की। मोचीराम के पास जाने की जरूरत किसको होती है, इन लोगों को, जो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं बस दुनिया की नजरों में, लेकिन बड़े होते नहीं है, है ना। ये बेचारे फंसे रहते हैं ना घर का ना घाट का। हाँ, ये मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, ये बेचारे फंसे रहते हैं। अब ये ना अपने आप को गरीबों की उसमें काउंट कर सकते हैं, और ना ही अमीरों की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। इन्हीं को जरूरत रहती है किसके पास जाने की, मोची के पास जाने की। ना ये फेंक सकते हैं जूता, है ना, और ना ही ये नया खरीद सकते हैं। जब तक वो पूरी तरह से फट फुट ना जाए तब तक वो कोशिश करते हैं कि चल जाए थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, है ना, फिर ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो इनको ही जरूरत रहती है, यही अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। और जो मोची है उनके पास जा करके वो क्या करते हैं, उसकी रिपेयर कराना चाहते हैं। तो मोची राम के मन में भी आता है, मोची के मन में भी आता है कि ये तो बिल्कुल इसकी हालत बिगड़ चुकी है इस जूते की। तो क्या करना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए, क्यों इस पे पैसे बर्बाद करें, इसको नया ले लेना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूँ भीतर से, मतलब मैं अंदर से ये महसूस कर रहा हूँ कि बाबूजी क्यों पैसे खर्च कर रहे हो इस पे रिपेयर में।
इससे अच्छा आप नया ले लो, क्योंकि ये रिपेयर भी करा लोगे तो भी ये चलेगा नहीं, 4 दिन चल भी जाएगा तो आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, है ना। तो आप इससे अच्छा आपको नया ले लेना चाहिए। कई बोल देते हैं और कई क्या करते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रही होती है, वो सोचते हैं कि चलो अब अगर ये करवा रहे हैं, हो सकता है इनके पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के लिए, है ना, अगर ये रिपेयर करवा रहे हैं तो इनकी जरूरत भी है। जैसे वो बहुत सारी चीजें सोचता है, फिर वो अपने लिए भी सोचता है कि मुझे भी अभी जरूरत है, अगर मैं इनको ये बोल दूंगा कि इस पे पैसे मत फूको, दूसरे ले लो, मेरा काम कैसे चलेगा। तो इस तरह से जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, वो उनको ही जरूरत रहती है, बाकियों को उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। आगे है, एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें डाकता हूं, मतलब क्या करता हूं मैं उनको जूते रिपेयर करने से क्या करता हूं, मैं उनकी आंखों को देखता हूँ कि वो किस टाइप के लोग हैं। अगर मैं इनको बोलूंगा तो ये क्या क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं, इनका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है जिसे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को, है ना। ना वह अक्लमंद है ना वक्त का पाबंद है। अब क्या करता है, वो पैर में जूता पहनता है और सैर करने चला जाता है। अब बता रहे हैं ना, वो अक्लमंद है, बस उसको कोई अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, और वो वक्त का पाबंद भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जहां पे उसको पहुंचना है जिस समय उसी समय पहुंचता है, या फिर वो टाइम से पहले ही पहुंच जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फालतू में घूमता रहता है, सैर करता रहता है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी, आंखों में लालच है उसके, कुछ पैसा कमा लूं, कुछ पैसा इधर से बच जाए, इधर से बच जाए। और क्या है, हाथों में घड़ी है। घड़ी क्यों रखी है उसने, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है ना। जाना उसने कहीं नहीं होता, लेकिन क्या बोलेंगे मोची को, भैया लांग कर मतलब पहन कर। तो वो क्या बोलेगा, भैया जल्दी करना थोड़ा, मुझे जल्दी है ना। तो अगर मोची जल्दी नहीं कर रहा है, मान लो मोची के पास भीड़ लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, बार बार घड़ी देखेगा, बार बार घड़ी देखेगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, जाना कहीं नहीं है, हाथ में घड़ी है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वो बार बार टाइम देखेगा, मुझे लेट हो रही है, मुझे लेट हो रही है, मुझे देर हो रही है, बहुत टाइम लगा दिया। वह कोई बनिया है या बिसाती, मतलब क्या है, कोई बिजनेसमैन है। मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, बस रोब भी दिखाता है कुछ भी नहीं। वो बोलेगा, किस तरह से सिखाएगा मोची को, इससे बांधो, उससे काटो, हिया ठोको, वो हुआ पिट्टो, है ना, इस तरह से वो बोलेगा कि हाँ मतलब तुम काम जो है तुम ऐसे करो, ऐसे करो। मैम मेरे लिए कभी किसी का भी नाम, कुछ खानदान या उसका बैकग्राउंड मैटर ही नहीं करता। मेरी फ्रेंड सर्कल हर टाइप की है गर्ल्स, इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपके पापा ठीक हुए कि नहीं, कुछ हॉस्पिटल जाने का इंतजाम हुआ कि नहीं। तो क्या बोलता है वो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ जूते को, ऐसा बनाओ, है ना, मतलब उसको सिखाता है कि तुम इस तरह से करो, इस तरह से करो। रोब दिखाता है, क्या रोब दिखाता है, मैं अमीर हूं तो गरीब है ना, तू तो जूते बनाने वाला है, इस तरह से वो रोब दिखाता है। उफ बड़ी गर्मी है, मतलब ऐसे ऐसे वो हवा करेगा रुमाल से, जैसे उसके घर में एसी लगा हुआ है, वो बेचारा एसी में रहता, कभी बाहर नहीं निकलता वो। तो इस तरह से वो बिहेवियर उसका होता है। मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूरता है। मतलब औरतों को भी क्या करता है, वो घूरता रहता है बंदर की तरह। नहीं, गरज यह कि घंटे भर कटवाता है, मतलब उसको गरज है, मीन्स मतलब है उसको, मतलब है उसको कि मेरा जूता बन जाए, रिपेयर हो जाए, तो घंटे भर वहीं रहता है बैठा हुआ कि हो जाए मेरा काम। मगर नामा देते वक्त मतलब नामा देते वक्त साफ नट जाता है। मैंने वैसे लोगों को देखा, हाँ ऐसे लोग होते हैं। नामा देते वक्त वो साफ नट जाता है, बोलता क्या है, शरीफों को लूटते हो, गुर्राता है, और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। हाँ वो एम्बुलेंस अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्बुलेंस को बुलवा लो, पर उसमें तो लोग भी होते हैं, स्ट्रेचर भी आ जाता है, उठा के ले जाते हैं घर से ही। तो अगर उन्होंने पैसे देने हैं, जूता रिपेयर हो गया, पैसे देने का टाइम आ गया, अब वो पैसे भी नहीं देंगे, बोलेंगे तुम शरीफों को लूटते हो तुम, है ना, इतने पैसे, इस तरह से
अगर तो कहीं बड़ी दुकान में कुछ कहीं जाना है जहां पर बहुत मीन्स ब्रांडेड सामान मिलता हो तो ब्रांडेड सामान लेंगे, महंगे से महंगा ले लेंगे। लेकिन वो बेचारे जो कमा रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ, है ना, उनको पहले ही वो गरीब है, तो उनको क्या करेंगे, कुछ कुछ सिक्के फेंक करके वहां से आगे बढ़ जाएंगे और बोलेंगे तुम शरीफों को लूटते हो और तुम क्या करते हो, बहुत सारा पैसा ले लेते हो। गुर्राता है वो, अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। जब उसको पूछते हैं कि क्या करते हो भाई आप, फिर वो कोई जवाब ही नहीं दे पाता। हाँ, देने में आनाकानी। ठीक है, और क्या आपको इसमें बताना है? बस ये समझ आ गया है ना आपको? कविता समझ में आ गई? यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, मैं बोल तो रही हूँ, पड़ोसियों को कह सकते हो आप। अरे तो वो तो जिद करेंगे ही, वो तो करते हैं जिद, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है आप उसको पूरा करो, है ना। मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं ऐसा, हम ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको उनका ध्यान रखना है। ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कागजात मौके पर कायर है, वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तुम मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है, ठीक है, और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। तो क्या सोचता है वो कि पेशा एक जाति है, अगर कोई मोची का काम कर रहा है तो वो उसका, उसकी जाति का पेशा है, ये इंसान सोचता है ना। और भाषा भी जो है बटी होती है, जातियों में बटी होती है, जातियों में भाषा बटी होती है, कहते हैं इस जाति की ये वाली भाषा, इस जाति की ये वाली भाषा है। तो कह रहे हैं कि भाषा पर आदमी का अधिकार नहीं है, जाति का अधिकार है, जबकि बोलता इंसान है भाषा, जाति थोड़ी बोलती है भाषा। लेकिन लोगों ने क्या बना लिया है, दुनिया ने क्या बना लिया है कि उसको जातियों में बांट दिया है भाषा को। जैसे कि आपने, ये तो आपको पता ही है, जातियों का तो चलो छोड़ो। जैसे पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, पाकिस्तानियों की भाषा कौन सी है, अरबी, उर्दू, है ना। तो हिंदुओं की भाषा हिंदी, इस तरह से बोलते हैं ना। ईसाइयों की भाषा अंग्रेजी, सिखों की भाषा पंजाबी, मतलब ऐसे बांटी हुई है ना, धर्मों में, जातियों में भाषाएं बंटी हुई हैं। आदमी से इनको कोई लेना देना नहीं है, उनको जाति से लेना देना है। जबकि इंसान इंसानियत से प्रेम करे वो एक अच्छी बात है, लेकिन जाति और धर्मों में लोग बंटे रहते हैं। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। पेशा होता है, क्या कहा आपने, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। पेशा होता है कि अगर आपका कोई मीन्स कोई काम है, कोई बिजनेस है आपका, उसको पेशा कहते हैं। ठीक है, जैसे अब मोची को ले लो, मोची का काम है, मोची का पेशा है क्या करना, जूते बनाना, है ना। तो ऐसे पेशा होता है काम करना। ठीक है, बाकी ये वाली पंक्तियां देख लेना, और पंक्तियां तो सारी कविताओं की एक बार, मतलब कविताएं पढ़ लेना अच्छे से, फिर पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी। अकाल दर्शन कविता देखते हैं। जाति दो ही है, एक स्त्री एक पुरुष, वेरी गुड। ये कहाँ से सीखा? भीमराव अंबेडकर को संस्कृत पढ़ाने नहीं दिया जाता था पहले। हम्म, मीन्स वही, जो संसार है ना, संसार के लोग जो है वो अंधकार में चलते हैं। जाति एक है, इंसान, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य जाति, मानव जाति, जातियां बहुत सारी नहीं है।
मानव जाति, इंसानियत एक जाति है, ठीक है। अकाल दर्शन कविता में कवि प्रश्न करता है, क्या भूख कौन उपजाता है? चतुर आदमी चतुर आदमी ने जवाब दिया, बगैर बेतहाशा होकर बढ़ती आबादी की ओर इशारा करता है। कवि इस कविता के माध्यम से उन लोगों को तलाशता है जो देश के जंगल में भेड़िए की तरह लोगों को खा रहे हैं और शोषित उन्हीं की जय जयकार करने में जुटे हुए हैं। पर मैम, जितना पहले जाति भेद होता था उससे तो अब बहुत बदलाव हुआ है। पहले मानव आया है, जाति। अच्छा। ये तो वही बात आ गई, पहले मुर्गी आई अंडा, है ना। पहले मानव आया और उसी ने जाति बनाई, सही बात है। हम्म। हाँ, मतलब तो कम है लेकिन है फिर भी। अब देखो, पहले क्या होता था कि पहले ओपनली सब कुछ होता था। अब ओपन अब फिर से ओपन होने लगा है। अब बस जनता बहुत ज्यादा। खैर छोड़ो अभी। अकाल दर्शन कविता। भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं, अपराध हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गए। मैंने खुद को समझाया, यार, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, है ना। लोग मर रहे हैं और बाकी दान किया जा रहा है ना। राजनीति में दान चल रहा है, जनता भूखी मर रही है। और राजनीति में कैसे चल रही है? दान दिया जा रहा है सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए। हाँ, हमने तो किया है। जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर ये मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। पहले अकाल ने मारा था, भूखे मर रहे थे लोग। अब पानी से मर रहे लोग। मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से, कभी हाय से।
है ना, गाय के नाम पे भी चलता है, गाय के नाम पे भी मांगते हैं। वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है, कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। ये वाली पंक्ति पूछी गई है, अकाल दर्शन कविता की पंक्ति है, ध्यान देंगे। और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। क्या बता रहे हैं यहां पर? भूख कौन उपजाता है? वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी पर छोड़ आती है? कैसे गरीबी जो है वो फैल रही है, कैसे अकाल जो है वो जनता में पैदा हो रहा है, भूख कैसे बढ़ रही है, कैसे पैदा हो रही है भूख? क्योंकि क्या हो रहा है, जनता पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है ना? जरूरतें क्या है लोगों की, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस चालाक आदमी ने मेरी उस बात का उत्तर नहीं दिया, है ना? उनको पूछते हैं कि क्यों देश में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके पास कोई आंसर ही नहीं है ना? क्योंकि उनकी जिंदगी निकल रही है आराम से। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरफ फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। अब क्या बच्चे, क्यों भाई इतने इतने बच्चे क्यों पैदा किए, है ना? अब तो ऐसा कानून बनने वाला है कि आप एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर भूखे मर रहे हो, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तो इतने बच्चे क्यों पैदा किए हैं? ये जवाब है उनके पास। संसद से सड़क तक, मे बी सूर्यकांत, नहीं पता है मुझे, मैं इसको पता करके बताऊंगी, ठीक है कल। शायद उसमें ही है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लूंगी, है ना? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें वसंत बनने में मदद देते हैं, लेकिन वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा, फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया, है ना? पहले वो हंसता रहा, बाद में क्या किया उसने? हाथ छुड़ाकर जल्दी से खड़ा हो गया। कहां पर? कि मैं जनता के हित में खड़ा हूं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। ठीक है, तो शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है इसमें। संसद से सड़क तक में ही है, ओके। चलो ठीक है, फिर कंफर्म हो गया। फिर भी मैं एक बार ये देख लूंगी, ठीक है? और इसकी कविताओं की पंक्तियां जो है वो ध्यान से देख लेना। रोटी और संसद देखते हैं, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन आया था। अच्छा, रोटी और संसद, इस कविता का संकलन कवि ने संसद से सड़क तक, हाँ ये भी संसद से सड़क तक में ही है, तो पीछे वाली भी उसी में होगी, है ना? तो ये नोट कर लेना अपने पास। इसका प्रकाशन जो है वो 1972 में हुआ था। इस कविता में धूमिल ने रोटी की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह की सबसे छोटी किंतु महत्वपूर्ण कविता रोटी और संसद है। सबसे छोटी भी है और सबसे महत्वपूर्ण कविता भी है कल सुनना मुझे काव्य संग्रह की, रोटी और संसद। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत में प्रमुख समस्या गरीबी थी। गरीबी के कारण ही सामाजिक विषमता बढ़ती गई। गरीबी और अधिक गरीब और अधिक गरीब होता गया और पूंजीपति वर्ग सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी तक छीनता गया। मेरा एक बच्चा है जो कि 1 साल का है, 11 बच्चों के बराबर है। क्या? अच्छा। जॉइंट फैमिली, ओके। इसी इसी कारण आम आदमी रोटी रोटी के लिए तड़पता रहा।
गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग मतलब तीसरा आदमी। यहाँ पे पूछा जाता है, ये वाला सवाल भी पूछा गया था कि तीसरा आदमी कौन है इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्लियर क्लियर बताया हुआ है कि गरीबों की रोटी छीनने वाला जो वर्ग है वो कौन है, तीसरा आदमी है। कवि ने इसे तीसरे आदमी की तलाश के लिए प्रतीकात्मक रूप में रोटी और संसद कविता लिखी है। ठीक है, बस ये छोटी सी कविता है और इसी में बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी हैं कवि ने। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी क्या करता है, रोटी बेलता है। दूसरा आदमी क्या करता है, रोटी खाता है। पहला आदमी ये है, दूसरा आदमी ये है, और एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। वो क्या करता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। ठीक है, रोटी और संसद कल सुनना मुझे काव्य संग्रह 1976 में है। यही तो मैंने पढ़ा था अभी पीछे। 76 बता रहे हैं आप। यहाँ पर दो चीजें हैं ना, ये मैंने अभी पढ़ा था, कल सुनना मुझे। एक मिनट, जरा मैं पेन का कलर चेंज करूं। 1972 है, बाकी 72 संसद से सड़क में है। कोई नहीं, मैं इसको पता करती हूँ। ये वाला जो लाइन है, इस कविता का संकलन कवि ने संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में किया है। मुझे लग रहा है ये पीछे वाला है, पीछे वाली कविता का ये यहाँ पे आया होगा। इसको मैं हटा दूंगी। ये वाला है यहाँ पर, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह की सबसे छोटी किंतु महत्वपूर्ण कविता रोटी और संसद है। ठीक है, कल सुनना मुझे, यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। इसको मैं फिर भी एक बार चेक करूंगी, फिर आपको इसका पूरा कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक है, वो अच्छा नहीं है, वही तो सबसे खतरनाक है। संसद से सड़क तक 72। हाँ वही तो, संसद से सड़क तक 72 है हाँ। लेकिन रोटी और संसद के लिए लिखा है कल सुनना मुझे, काव्य संग्रह में है ये। सही है। चलो यहाँ पे अब आप कह रहे हो कि तीसरा आदमी सही है ना, तीसरा आदमी सही नहीं है, वही खतरनाक आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है। वो क्या करता है, रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश के संसद मौन है। बस इतनी सी कविता है ये। तीसरा आदमी क्या है, रोटी से खेलता है, यानी कि गरीबों की रोटी छीन लेता है वो, है ना। गरीबों के पेट पर लात मार लेता है वो तीसरा व्यक्ति। यहाँ पर मैंने आपको बताया था गरीबों की रोटी छीनने वाला जो वर्ग है वो तीसरा आदमी है। इसको मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया हुआ, ये पूछा हुआ है सवाल। ठंडी हवा चल रही है, नींद आने लगी। अच्छा चलो, अभी तो क्लास खत्म होने वाली, सो जाना जाके। जिस तरह मुक्तिबोध फैंटेसी का प्रयोग करने में सिद्धस्त है, उसी तरह धूमिल भाषा में भदेसपन में गंभीर सत्य को प्रत्यक्ष कर देने की कला में सिद्धस्त है। ये वाली पंक्तियां भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। भाषा भाषा में भदेस किसके लिए कहा गया, ये पूछा गया है धूमिल को, है ना। उनकी कविताओं में शब्दों का कोशीय अर्थ उतना महत्व नहीं रखता जितना उसका सामाजिक अर्थ महत्वपूर्ण है। पूंजीपति वर्ग। हम्म, हाँ जी, ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है पूंजीपति वर्ग के बारे में। ये एक बार और पढ़ लेना अगर आपको समझ नहीं आया है। गरीब और अधिक गरीब, गरीब और अधिक गरीब होता गया, और पूंजीपति वर्ग सत्ता और शासन की बागडोर बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी छीनता गया। ठीक है, साफ है, क्लियर है। यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग है, सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों की रोटी तक छीनता गया। ये तीसरा वर्ग है छीनने वाला। ये पूरा यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, एक बार और इसको ढंग से पढ़ लेना।
आगे है, उनकी कविताओं में शब्दों का कोशी अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सामाजिक अर्थ महत्वपूर्ण है। अपनी व्यापक फैंटेसी होता है कल्पना, जो एक कल्पना करता है कवि कविता लिखते समय, है ना, उसी को फैंटेसी कहते हैं। आगे है, कहाँ थे हम, अपने व्यापक भाव बोध है नवीन रचना शिल्प के कारण 1970 के बाद उभरने वाले कवियों में धूमिल क्रांतिकारी कवि के रूप में अपनी खास पहचान बनाते हैं। रोटी और संसद कविता सुदामा पांडे धूमिल, ये तो पढ़ ली हमने, है ना। पूरी कविता इतनी ही है। मैं पूछता हूँ कि ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो ये वाला सवाल पूछा गया था कि इसमें कवि किसको कह रहा है तीसरा आदमी, ये देख लेना। धूमिल का पहला काव्य संग्रह 1972 में संसद से सड़क तक छपा था, जो काफी चर्चित हुआ था। ठीक है, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पर इन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अतिरिक्त इनका अन्य संग्रह जो है वो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है, ये भी काफी चर्चित हुआ। 1970 के बाद हिंदी कविता के क्षेत्र में अपनी तल्ख आवाज एवं नए मुहावरे के साथ जो कवि धूमकेतु की तरह उभरा, उसका नाम क्या था, धूमिल। धूमिल ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने दिनकर की तरह यह आह्वान नहीं किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्ति भी पूछी गई है बहुत बार कि ये पंक्ति किसकी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर की पंक्ति है। ठीक है, दिनकर का जन्म कब हुआ था, सॉरी धूमिल का, धूमिल का जन्म जो है पीछे मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है, पीछे कविता जब पढ़ाई थी, धूमिल को शुरू किया था इनकी कविताओं को, वहां पे पढ़ा दिया था इनका जन्म मृत्यु सब। तो पीडीएफ आपको आज मैंने नहीं दी है, मतलब आज दे दूंगी, अभी क्लास के बाद दे दूंगी। ठीक है, तो देख लेना पीडीएफ से। बल्कि जनता की ओर से चुने गए सांसदों से निर्मित संसद को अपने शब्दों के नुकीले हथियार से आहत करते हैं। प्रजातंत्र पर धारदार कविताएं लिखने की अगुवाई धूमिल ने ही की है। देश की हालत ही यह है कि हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। झंडे को ही प्रतीक बनाकर धूमिल सवाल करते हैं, क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, क्या इसका कोई खास मतलब होता है। कल क्लास थी श्रद्धा, कल क्लास हो गई है। ठीक है, हुई थी कल क्लास। अब हम देखेंगे नागार्जुन को, तो टाइम हो गया है, थोड़ा सा इनका ये शुरू शुरू का पढ़ लेते हैं, मीन्स जन्म और इनकी रचनाओं के नाम फटाफट, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाए। नागार्जुन की कविताएं, पहले नागार्जुन का जन्म देखेंगे 1911, मृत्यु 1998। 1911 इनका जन्म है, 1911 में बहुत सारे कवियों का जन्म हुआ है, तो वो भी देख लेना। नागार्जुन का जन्म वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था, यहाँ उनका ननिहाल था। नागार्जुन का पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी गांव है। पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कर मिश्र था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वास्तविक जो ओरिजिनल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है, पूछा जाता है, ध्यान देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डेड आ जाएगी, देख लेना। ठीक है, हिंदी में वे नागार्जुन, मैथिली में यात्री तथा संस्कृत में चाणक्य उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि हिंदी में किस नाम से लिखते थे, तो नागार्जुन। मैथिली में जब कविताएं लिखते थे तो यात्री नाम से लिखते थे, और अगर संस्कृत में लिखते थे तो चाणक्य उपनाम से लिखते थे। ठीक है, अज्ञे का 1911 है, और भी है तीन चार जो कवि हैं, उनका भी 1911 में है, तो देख लेना। ठीक है, भाषा प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बंगला में अपनी कविता लिखते थे। नागार्जुन की पहली कविता राम के प्रति, नागार्जुन की पहली कविता कौन सी है, राम के प्रति, ध्यान देंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट है। 1935 में विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन की पहली कविता कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो विश्व बंधु। उनकी प्रथम मैथिली कविता बुकलेट है, अगर मैथिली कविता पूछी जाए, ठीक है, तो बुकलेट। उपन्यास है इनका रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बलचन्मा,
बलचन्मा होगा ना। चलो, वरुण की बेटी नई पौध, युगधारा कविता संग्रह 1953, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, समय देख लेना खुद ही, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भा, और ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने, पका है यह कटहल अपने खेत में, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, खंड काव्य है इनका भस्मासुर, अ, और भूमिज्ञा, ये 1994 समय है। सम्मान जो इनको मिले हैं वो है मैथिली काव्य संग्रह और पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इसको। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवियों में से एक है। शैलेंद्र चौहान के अनुसार नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने उन्हें जन कवि कहा है। आगे इनकी कविता है कालिदास कविता, कालिदास सच सच बतलाना, ये इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्षया तुम रोए थे, ठीक है। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बहुत अच्छी इनकी कविता है। और कल पढ़ेंगे इसको। मेघदूत, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ठीक है। फिर निराला को पढ़ेंगे, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और असाध्य वीणा। तो जल्दी जल्दी से हमें ये कवर करना पड़ेगा, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखें। मोस्ट वेलकम। चलें, ठीक है, बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।